गुड मॉर्निंग 8th क्लास, वेलकम टू नवनीत अकेडमी बेटा। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना नेक्स्ट चैप्टर नंबर 2, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, फ्रेंड एंड फो। नाउ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या है? ये एक नई टर्म है ये हमारे लिए, है ना। माइक्रो क्या होता है बताइए? माइक्रो इज़ वेरी वेरी स्मॉल, बहुत छोटे, और ऑर्गेनिजम्स इज जीवित प्राणी, यू कैन से बहुत छोटे छोटे जो होते हैं, सूक्ष्म जीव जिन्हें हम लोग कहते हैं, वो होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जिन्हें आप अपनी नेकेड आइज से नहीं देख सकते, यानी अपनी नॉर्मल आंखों से नहीं देख सकते। उसको आपको देखने के लिए माइक्रोस्कोप चाहिए होगा। क्या चाहिए होगा? माइक्रोस्कोप। दैट मीन्स माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को देखने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट होता है, ठीक है, जिसको हम माइक्रोस्कोप कहते हैं। अब ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है, ये हमारे दोस्त है या दुश्मन? फ्रेंड इज दोस्त एंड फो इज दुश्मन। क्या है ये हमारे? इस चैप्टर में हम उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं हमारा चैप्टर। ओके, सो you have seen various kinds of plants and animals. However, there are other living organisms around us which we normally cannot see. हमारे आसपास बहुत सारे प्लांट्स और एनिमल्स हैं, और हाँ, इन प्लांट्स और एनिमल्स के अलावा और भी कई लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जिन्हें आप अपनी आंखों से नहीं देख पाते हो। इन ऑर्गेनिजम्स को हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या फिर माइक्रोब्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, you might have observed that during a rainy season, moist bread gets spoiled and its surface get covered with a grayish white patches. लग जाती है ना, हम कहते हैं ना इस पे उंगली लग गई, काई लग गई, है ना। ये क्या होता है? ये क्या आप इनको अपनी नेकेड आई से देख सकते हो? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को नहीं, आपको तो सिर्फ वो ग्रीन ग्रीन ग्रेश ग्रेश सब्सटेंस ही नज़र में आती है ना। जब आप इसको एक माइक्रोस्कोप के नीचे रखते हो, ठीक है, तो आपको नज़र आएंगे ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ऑब्जर्व दीज पैचेस थ्रू अ मैग्नीफाइंग ग्लास, यू विल सी टाइनी ब्लैक राउंड स्ट्रक्चर। डू यू नो व्हाट दीज स्ट्रक्चर आर एंड वेयर डू दे कम फ्रॉम? बेसिकली क्या है ये स्ट्रक्चर, या ये कहाँ से आते हैं? ये होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिन्हें मैं अपनी आंखों से नहीं देख पा सकती, ठीक है। अब पढ़ते हैं कि ऑर्गेनिजम्स हैं क्या। ओके, एक्टिविटी 2.1 क्या बोल रहे हैं ये हमें देखते हैं। कलेक्ट सम मॉइस्ट सॉइल फ्रॉम द फील्ड इन अ बीकर एंड ऐड वाटर टू इट। अब हमें क्या करना है? एक बीकर में थोड़ी सी मॉइस्ट सॉइल, मॉइस्ट इज जो थोड़ी सी गीली हो, गीली मिट्टी ले लेनी है और उसके अंदर थोड़ा सा पानी डाल देना। आफ्टर द सॉइल पार्टिकल्स हैव सेटल डाउन, और जब ये सेटल हो जाए नीचे, ठीक है, तो हमें क्या करना है? ऑब्जर्व द ड्रॉप ऑफ वाटर ऑन द बीकर अंडर अ माइक्रोस्कोप। यानी जो ड्रॉप्स उसमें, ये देखो जैसे ये बीकर है, इसमें मैंने इतनी मिट्टी डाल दी। अब इसको जब मैं पानी से थोड़ा सा फिल कर दूंगी ना, तो मैं क्या ऑब्जर्व करूंगी कि इसके अंदर कुछ ड्रॉपलेट्स बन रहे हैं, यानी बूंदें बन रही हैं। अब ये बूंदें जो होंगी, ये जब आप एक माइक्रोस्कोप के नीचे देखोगे तो क्या दिखेगा आपको? और सेम सेकेंड एक्टिविटी में भी आपसे यही पूछ रहे हैं, क्या कि जब आप कुछ ड्रॉप्स ऑफ वाटर पॉन्ड से, यानी तालाब से लेकर उसे ग्लास स्लाइड पर रख कर एक माइक्रोस्कोप के नीचे देखोगे तो आपको क्या नज़र आएगा? अब इन दोनों ही केसेस में जब आप इसको माइक्रोस्कोप के नीचे रखोगे तो आपको छोटे छोटे माइक्रोब्स यानी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नज़र आएंगे। क्यों वो उसी के अंदर नज़र आएंगे, हमें ऐसे पानी में नहीं नज़र आते? क्योंकि वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, यानी दे आर वेरी वेरी स्मॉल विच कैन नॉट बी सीन बाय अवर नेकेड आइज, दे कैन ओनली बी सीन बाय अ माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप से ही नज़र आएंगे, वो इतने छोटे हैं, इसलिए तो हम उनको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बुलाते हैं, ठीक है। डू यू फाइंड एनी टाइनी ऑर्गेनिज्म मूविंग अराउंड? येस, यू विल फाइंड, आपको ज़रूर दिखेंगे वो। Now, these observations show that water and soil are full of tiny organisms. Yes, बिल्कुल होते हैं।
So not all of them fall into the category of microorganism. These microorganisms or microbes are so small in size that they cannot be seen with our unaided eyes, यानी हमारी इन normal eyes से आपको नहीं नज़र आएंगे वो. Some of these such as the fungus that grows on bread and can see by a magnifying glass, और इनमें से जैसे आपकी फंगस है उसको हम मैग्नीफाइंग ग्लास से देख सकते हैं, ठीक है. अदर कैन नॉट बी सीन विद द हेल्प ऑफ अ माइक्रोस्कोप, और कई तो ऐसे हैं जिनको हम माइक्रोस्कोप के हेल्प से ही देख सकते हैं सिर्फ. नाउ व्हाट दैट इज़ व्हाई दीज आर कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और माइक्रोब्स. आप फंगस को तो चलो मैग्नीफाइंग ग्लास से जो इजीली अवेलेबल होता है हमारे घरों में उससे देख सकते हो, बट बाकी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को आप बिना माइक्रोस्कोप के देख ही नहीं सकते. नाउ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर क्लासिफाइड इनटू द 4 मेजर ग्रुप्स. 4 मेजर ग्रुप्स में इनको डिवाइड किया गया है, और वो 4 कौन कौन से हैं? बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ एंड सम एल्गे. नाउ सम ऑफ दीज कॉमन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमें शो कर रखे हैं, अभी उनको देखते हैं. एक और कैटेगरी में डिवाइड किया गया है इसे, ठीक है, और वो हमारी 5th कैटेगरी क्या है? वायरस. वायरस आर ऑल्सो माइक्रोस्कोपिक बट दे आर डिफरेंट फ्रॉम द अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म. अब आपका जो अभी चल रहा है कौन सा? कोविड-19 वायरस. इनको आप माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की कैटेगरी में नहीं रख सकते. क्यों? क्योंकि ये होते तो माइक्रोस्कोपिक हैं. आपको वो जो वायरस है कोविड-19 का वो भी आपको अपनी नेकेड आइज से नहीं विजिबल होगा, बट ये वायरस कोई भी आपको अपनी नेकेड आइज से विजिबल नहीं होगा. बट द थिंग इज़ दैट कि ये बाकी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से अलग है. कौन कौन से बाकी माइक्रो ऑर्गेनिज्म? बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ एंड एल्गे. इनकी जो ये चारों है ना, ये इस वायरस से अलग हैं, इसलिए इसको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की कैटेगरी में नहीं रखा गया. दे हाउएवर रिप्रोड्यूस ओनली इनसाइड द सेल ऑफ अ होस्ट ऑर्गेनिज्म. जैसे अब ये जो कोविड-19 है ये भी तो हमारे सेल्स में क्या कर रहा है? घुसकर उसमें से न्यूट्रिएंट ही तो ले रहा है. हमारी बॉडी में से क्या कर रहा है? हमारे पूरे बॉडी के रेस्पिरेटरी सिस्टम को क्या कर रहा है? हार्म पहुंचा रहा है. और बेसिकली ये जो सेल्स हैं ये हमारी रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट ही तो है, विच में बी अ बैक्टीरियम, अ प्लांट और एनिमल. या तो ये किसी बैक्टीरिया पे हमला करेगा या प्लांट पर या एनिमल पे. और कोविड-19 किस पे कर रहा है? हम एनिमल्स पे, है ना. सम ऑफ द वायरस आर शोन इन फिगर 2.5. ये भी देखते हैं हम. चलो आ जाओ. देखो ये आपको बैक्टीरिया दे रखे हैं, रॉड शेप बैक्टीरिया है इनमें से, ठीक है. ये ऐसे देखो रॉड की शेप में बना हुआ है ना, वेट, ये इसीलिए इसको हम रॉड शेप बैक्टीरिया भी कहते हैं. रॉड शेप्ड बैक्टीरिया, ठीक है. ये कुछ बैक्टीरिया के एग्जाम्पल्स हैं. हियर वी हैव एग्जाम्पल्स ऑफ एल्गे, हमारा क्लैमिडोमोनास एंड अनदर इज स्पायरोगैरा. ये दोनों हमारे एल्गे हैं जो मोस्टली किस में पाए जाते हैं? हमारे पॉन्ड्स, लेक्स, वाटर बॉडीज़ के अंदर पाए जाते हैं ये, ठीक है. नेक्स्ट इज प्रोटोजोआ. इनके कैरेक्टरिस्टिक्स आप अभी आगे पढ़ेंगे. और प्रोटोजोआ की कैटेगरी में किसको रखा गया है? अमीबा एंड पैरामीशियम, ठीक है. हियर वी हैव फंजाई. फंजाई जो हमारे ब्रेड्स पे लग जाती है, देखो ब्रेड मोल्ड. पेंसिलियम, पेंसिलियम, एस्पैरेगस, ठीक है. ये सब हमारे फंजाई हैं. अब बारी आती है वायरस को देखने की. अरे बाप रे, इतने भयंकर. ये हमारे वायरस हैं, ठीक है. ये तो किसी एलियन से कम नहीं लग रहे हैं, है ना. ये हमारा वायरस होता है, ठीक है बेटा. अब ये देखो ये कौन कौन सी डिजीज़ेस फैलाते हैं, ये ध्यान से पढ़ते हैं. जैसे कॉमन कोल्ड, इन्फ्लुएंजा जिसे हम फ्लू भी कहते हैं, एंड मोस्ट कफ्स, खांसी वगैरह, आर कॉज्ड बाय वायरस.
कहते हैं ना इसको वायरल फीवर हो गया, अरे वायरल है 3-4 दिन में हट जाएगा या ठीक हो जाएगी। ये वायरल क्या होता है? वो बीमारियाँ जो वायरस से फैलती हैं उसे वायरल कहते हैं, ठीक है। और इसकी ड्यूरेशन होती है अराउंड 3 to 7 डेज़ की, और इससे ज़्यादा भी हो जाता है कभी कभार। ये बॉडी टू बॉडी वेरी करता है और कितना स्ट्रॉन्ग है वो वायरस उस पर डिपेंड करता है। अब जैसे आपका कोविड-19 है, कोरोना वायरस, वो तो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि 14 डेज़ तक तो वो रहता ही रहता है बॉडी में, है ना। नो सीरियस डिजीजेस लाइक पोलियो, चिकन पॉक्स आर ऑल्सो कॉज्ड बाय वायरस। ये भी वायरस से ही होती है, ठीक है। नाउ डिजीजेस like dysentery and malaria are caused by the protozoa or the protozoans, whereas typhoid, tuberculosis यानी TB ये सब बैक्टीरियल डिजीज़ है जो कि किससे होती हैं? बैक्टीरिया के आपकी बॉडी के अंदर जाने से होती हैं। यू हैव लर्नड अबाउट सम ऑफ दीज माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन क्लास 6th and 7th। पढ़ा है ना माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में? यस, आगे पढ़ते हैं। ये डायग्राम्स आपने देख ही लिए हैं। अब ये रहते कहाँ हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म? हमारे पास कहाँ से आ जाते हैं ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स? चलिए पढ़ते हैं इसको। नाउ माइक्रो ऑर्गेनिज्म मे बी सिंगल सेल्ड लाइक बैक्टीरिया, सम एल्गे एंड प्रोटोजोआ, यानी उनमें सिर्फ एक ही सेल होता है, या फिर वो मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं, यानी उनमें बहुत सारे सेल्स भी हो सकते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल से मिलकर बन सकते हैं। जैसे एल्गे, फंजाई, ये मल्टी सेलुलर होते हैं जो कि ग्रुप में रहते हैं। वहीं पर ही बैक्टीरिया, एल्गे और प्रोटोजोआ, सम एल्गे। अब आप बोलोगे कि मैम सिंगल सेल में भी एल्गे आया है, मल्टी सेलुलर में भी एल्गे आया है। तो बेटा ये जो एल्गे होता है ना, ये डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, ठीक है। इनमें से कुछ जो होते हैं वो तो सिंगल सेल्ड होते हैं और कुछ जो होते हैं वो मल्टी सेलुलर होते हैं, ठीक है। दे लिव इन ऑल टाइप ऑफ एनवायरमेंट, हर टाइप ऑफ एनवायरमेंट में रहते हैं, रेंजिंग फ्रॉम आइस कोल्ड क्लाइमेट टू द हॉट स्प्रिंग टू डेजर्ट एंड द मर्शी लैंड, यानी दलदल, यानी वो डेजर्ट में भी आराम से रह लेंगे, कुछ दलदल में रह लेंगे, कुछ बहुत ज़्यादा हॉट क्लाइमेट में रह लेंगे तो कुछ बहुत ज़्यादा कोल्ड, यानी इनको किसी भी तरीके का एनवायरमेंट सूट करता है। दे आर ऑल्सो फाइंड इनसाइड द बॉडी ऑफ एनिमल इंक्लूडिंग द ह्यूमन्स। अब कोविड-19 को कहाँ पाया जा रहा है? वो बेसिकली आजकल हमारी बॉडी में ही तो अंडर अटैक कर रहा है ना, तो ये एनिमल्स की बॉडी में भी पाए जाते हैं। नाउ सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो ऑन अदर ऑर्गेनिज्म वाइल अदर एग्जिस्ट फ्रीली। कुछ जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना, वो तो जब एक की बॉडी में चले जाते हैं तो वहाँ पर अपनी चेन यानी ग्रो कर देते हैं कि ये एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, इसने एक सेल को इन्फेक्ट किया, एक और रिप्रोड्यूस कर दिया, फिर एक और रिप्रोड्यूस कर दिया, तो ऐसे इनकी चेन बढ़ती रहती है जब तक आप कोई मेडिसिन वगैरह नहीं खाते इनको किल करने के लिए। इसीलिए कहते हैं ना कि अपनी इम्यूनिटी पावर स्ट्रॉन्ग करो, यानी आपके वाइट ब्लड सेल्स इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, आपकी इम्यूनिटी इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए कि वो किसी भी बैक्टीरिया को क्या करे, आसानी से हरा दे। इसीलिए हमें क्या कहा जाता है डॉक्टर्स के थ्रू कि क्या क्या खाओ भाई, प्रोटीन अच्छे से लो, दालें वगैरह अच्छे से खाओ, सब्जियों को, फ्रूट्स को अच्छे से वॉश करके खाओ, और विटामिन सी तो ज़रूर खाओ, क्योंकि विटामिन सी किस किस में होता है? विटामिन सी बताओ ज़रा। यस, ऑरेंज, लेमन, जितने भी सारे सिट्रस फ्रूट्स होते हैं उन सब में होता है विटामिन सी, और ये आपकी बॉडी की इम्यूनिटी पावर को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करता है। इस टाइम पे तो मौसमी और लेमन्स वगैरह बहुत ईजिली अवेलेबल है ना। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड अस, यानी हम और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ। कैसे करते हैं भाई? सम ऑफ देम आर बेनिफिशियल इन मैनी वेज वेयर आर सम अदर्स आर हार्मफुल एंड कॉज डिजीजेस। अभी हमने पढ़ा कि कौन कौन सी डिजीज़ किस माइक्रो ऑर्गेनिज्म से होती है, तो ये हमारे लिए हार्मफुल तो होते हैं, बीमारियां वगैरह देते हैं हमें, बट अरे ये बेनिफिशियल कैसे होते हैं? चलो पढ़ते हैं कि ये हमारे लिए बेनिफिशियल कैसे हैं। फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, यानी ये हमारे फ्रेंड कैसे हैं बेसिकली। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर यूज्ड फॉर वेरियस पर्पसेस, और वो कौन कौन से हैं देखते हैं।
दे आर यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ कर्ड, ब्रेड एंड केक। दही बनाने में, ब्रेड बनाने में और केक बनाने में इनका यूज़ किया जाता है। नाउ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैव ऑल्सो यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल सिंस एजेस, यानी इसका शराब बनाने में, अल्कोहल बनाने में भी यूज़ किया जाता है। दे आर ऑल्सो यूज इन एज क्लीनिंग अप ऑफ एनवायरनमेंट, यानी एनवायरनमेंट को क्लीन करने में भी हेल्प करते हैं। कैसे? फॉर एग्जाम्पल द ऑर्गेनिक वेस्ट जो सारा होता है, जो बायोडिग्रेडेबल होता है आपका, जैसे वेजिटेबल पील्स, रिमेनिंग ऑफ एनिमल्स और फेसेस वगैरह, ये सब ब्रोकन डाउन किया जाता है इनटू हार्मलेस एंड यूजेबल सब्सटेंस बाय द बैक्टीरिया। कहते हैं ना, खाद बनाने में ये बैक्टीरिया ही इस्तेमाल होते हैं, हेल्प करते हैं। खाद इज मैन्योर, है ना, फर्स्ट चैप्टर में आप मैन्योर के बारे में पढ़ चुके हो। ये यही होती है, ऐसे ही ये बैक्टीरिया क्या करते हैं, मैन्योर बनाने में हेल्प करते हैं और जिससे हमारा एनवायरनमेंट क्लीन अप होता है। रिकॉल दैट बैक्टीरिया आर यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन। यस, मेडिसिन में भी यूज़ होता है इन बैक्टीरिया का। एंड एग्रीकल्चर, दे आर यूज्ड इन इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी बाय फिक्सिंग नाइट्रोजन। मैन्योर को फिक्स करने के साथ साथ ये नाइट्रोजन फिक्सेशन का भी काम करते हैं। जैसे कौन सा बैक्टीरिया होता है जो नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है? राइजोबियम होता है कि नहीं? फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा ना, राइजोबियम बैक्टीरिया इज नाइट्रोजन फिक्सेशर बैक्टीरिया। ठीक है, अब ये कैसे कैसे करते हैं, अभी हमने देखा कि ये किस में, आपके एनवायरनमेंट को क्लीन करने में हेल्प करते हैं, मेडिसिन में हेल्प करते हैं, सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज़ करते हैं, क्लीनिंग एजेंट में, अल्कोहल में, और कर्ड, ब्रेड और केक को बनाने में। अब कैसे करते हैं? सबसे पहले है मेकिंग ऑफ कर्ड एंड ब्रेड। वी हैव लर्नड इन क्लास 7 दैट मिल्क इज टर्न्ड इनटू कर्ड बाय बैक्टीरिया। पढ़ा था ना 7th क्लास में कि क्या होता है, लैक्टोबैसिलस होता है इसके अंदर, और ये लैक्टोबैसिलस धीरे धीरे करके बढ़ता रहता है और वो पूरे मिल्क को किस में कन्वर्ट कर देता है? कर्ड में कन्वर्ट कर देता है ना? ओके, नाउ कर्ड कंटेन्स सेवरल ऑर्गेनिज्म, microorganism. Of these, the bacterium Lactobacillus promotes the formation of कर्ड, यानी कर्ड में काफ़ी सारे बैक्टीरियाज होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। इनमें से एक बैक्टीरियम है जिसे हम लैक्टोबैसिलस कहते हैं। ये बैक्टीरिया जो होता है ये कर्ड को बनाने में हेल्प करता है। इट मल्टीप्लाइज इन मिल्क एंड कन्वर्ट्स इट इनटू कर्ड, यानी ये मिल्क को मल्टीप्लाई करता है। कैसे आपने देखा होगा, क्या करते हैं, पहले मम्मा क्या करती है, मिल्क को थोड़ा सा वार्म कर लेती है ना, वार्म मिल्क ले लेती है और फिर उसमें थोड़ी सी 1 चम्मच कर्ड डाल देती है। अब क्या करता है कि वो जो 1 चम्मच कर्ड होता है उसके अंदर थोड़े बहुत लैक्टोबैसिलस प्रेजेंट होते हैं और ये वार्म मिल्क के साथ रिएक्ट करके क्या करते हैं, धीरे धीरे करके उस पूरे वार्म मिल्क में स्प्रेड हो जाते हैं और क्या करते हैं, धीरे धीरे करके मल्टीप्लाई हो जाते हैं उस कर्ड में, उस मिल्क में सॉरी, और कर्ड की फॉर्मेशन कर देते हैं। नाउ बैक्टीरिया are also involved in making of cheese, pickles and many other food items. An important ingredient of rava यानी सूजी, इडली and भटूरास is curd, यानी जो आपके इडली और भटूरे वगैरह बनते हैं इनमें कर्ड एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है ना। बिना इडली और भटूरे में कर्ड डाले अच्छे से फूलते नहीं है ना, नहीं फूलते ना, अच्छे से सॉफ्ट नहीं होती ना इडली और भटूरा। कैन यू गेस वाई? ये जो बैक्टीरिया होते हैं एंड यीस्ट ऑल्सो हेल्पफुल फॉर फर्मेंटेशन ऑफ राइस, इडली एंड डोसा बैटर। अब ये जो होता है ना, ये कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करते हैं। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करने से क्या होता है कि जो ये यीस्ट और बैक्टीरिया हैं, सॉरी, ये उस बैटर में क्या करते हैं, फर्मेंटेशन करते हैं, यानी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करके उस बैटर को सॉफ्ट और फ्लफ़ी बनाते हैं और उससे क्या होगा, अच्छे से फूल जाएगी और सॉफ्ट बनेगी इडलीज, भटूरास और योर डोसा बैटर। ओके, आगे बढ़ते हैं। देखो,
इन्होंने इस एक्टिविटी के थ्रू समझा रखा है। एक्टिविटी 2.3 में आपसे क्या बोल रखा है कि टेक हाफ kg ऑफ फ्लोर, आटा या मैदा ले लो, ऐड सम शुगर एंड मिक्स विद वार्म वाटर, और गर्म पानी के साथ थोड़ा सा उसको मिला लो। अब स्मॉल अमाउंट में हमें ईस्ट का पाउडर लेना है और सॉफ्ट सा डो गूंद देना है। आफ्टर 2 आवर्स आप क्या देखोगे उसमें? क्या आपको देखा कि जो सॉफ्ट है वो थोड़ा सा बढ़ गया, राइज हो गया? बताओ। यस, जब आटा या मैदा मम्मा ईस्ट के साथ गूंथती है ना, तो क्या होता है कि उसके अंदर फर्मेंटेशन हो जाती है। फर्मेंटेशन कैसे? क्योंकि यीस्ट जो है हमारा या कर्ड जो होती है ये फर्मेंटेशन करती है, और यीस्ट जो है वो CO2 रिलीज़ करता है। ये CO2 जो है ये गैस जब उस डो में आती है तो ये डो को फ्लफ़ी बना देती है। यानी अगर पहले, एक सेकेंड मैं ड्रॉ करके दिखाती हूँ आप लोगों को। ये बाउल है मेरे 2, ठीक है। यहाँ पर डो है मेरा। जब उस डो को मैंने अभी अभी निट किया है, गूंदा है, तो सिर्फ वो इतना ही राइस किया है। अब आफ्टर 2 आवर्स मेरा डो कैसा दिखेगा? फ्लफ़ी। इतना राइज हो गया ये, इतने लेवल से। कैसे हो गया? मैजिक से? नहीं, क्योंकि इसके अंदर हमने यीस्ट डाला था। यीस्ट क्या करता है? फर्मेंटेशन करता है, CO2 गैस रिलीज़ करता है। CO2 गैस रिलीज़ करेगा तो ये डो जो है ये फूल जाएगा, ठीक है। फूल जाएगा तो क्या होगा? ये सॉफ्ट बनेगा और फ्लफ़ी हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया? तो ये जो केक इतना सॉफ्ट होता है, आपका ब्रेड्स इतनी सॉफ्ट होती हैं, ये सब कैसे बनती है? उनमें यीस्ट डाल के ही बनती है। तो ये यीस्ट क्या है? हमारा एक माइक्रो ऑर्गेनिज़म है, और ये माइक्रो ऑर्गेनिज़म हमारी हेल्प करता है। समझ में आ गया कैसे हेल्प करता है? ओके, आगे बढ़ते हैं। देखो इन्होंने दिखा रखा है ना, मैदा विद यीस्ट पाउडर, और जब ये हमने 2 आवर्स के लिए रख दिया तो वो राइज हो गया, ठीक है। नाउ यीस्ट reproduces rapidly and produce carbon dioxide during respiration। अब जब वो रेस्पायर करता है, क्योंकि है तो वो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म ही, उसे भी हमारी तरह सांस लेने की ज़रूरत है, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करता है और बबल्स ऑफ गैस। अब कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? एक गैस है। अब इसीलिए वो उस डो में क्या हो जाती है? फिल हो जाती है, और उसका वॉल्यूम यानी उसको फुला देती है, उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है, वो डो बढ़ जाता है। दिस इज़ बेसिक of the use of yeast in the baking industry for making bread, pastries and cakes, क्योंकि उसको वो फुला देते हैं, है ना, और सॉफ्ट और फ्लफ़ी बनाते हैं। बेसिकली यीस्ट डालने का यही मेन मोटिव होता है बेकिंग इंडस्ट्री में, कि आप क्या करो, उन सभी सब्सटेंसेस को सॉफ्ट बनाओ एक तो, और फ्लफ़ी बनाओ। समझ में आ गया कि यीस्ट कैसे काम करता है? ओके।